दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं आदिकालीन महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। दोस्तों इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित करने का इस वीडियो में प्रयास किया है। आइए देखते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग माने अध्याय हैं एवं इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। याद रखना, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में 69 सर्ग माने अध्याय हैं तथा इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो वीर रस की रचना है, जबकि इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग भी किया गया है। ये पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है, ये वीर रस में आदिकालीन जो भी साहित्य मिलता है वो सब वीर रस प्रधान है, लेकिन याद रखना इसमें श्रृंगार रस का भी थोड़ा बहुत प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का मुख्य छंद कवित्व छंद है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। इन दोनों प्रश्नों को देखिए कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का मुख्य छंद कवित्व छंद है, जबकि चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में रचित माना। पृथ्वीराज रासो अधूरी रचना है जिसे चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया था। याद रखना, पृथ्वीराज रासो जो है अधूरी रचना है। इसको किसने पूर्ण किया था? चंद्रवरदाई के जो पुत्र थे जलहड़ भट्ट, उन्होंने इस महाकाव्य को पूरा किया। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गए थे, तब कुछ दिनों के उपरांत चंद भी वहीं गए। जाते समय की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पुस्तक जलहड़ हत दे चली गजन रपकाज। साथियों, इस लाइन से ये स्पष्ट हो रहा है कि पुस्तक जलहड़ हत दे चली गजन रपकाज, माने कि कवि चंद्रवरदाई अपने पुत्र जलहड़ को जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिख रहे थे इस पुस्तक को, उनको सौंप करके और जो है मोहम्मद गौरी के साथ जो है गजनी गए। यानी पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जो है कवि चंद्रवरदाई, ये तीनों जो है वहाँ पर गजनी गए। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं नायिका संयोगता है, जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री है। याद रखना, पृथ्वीराज नाम के भारत में काफ़ी राजा हुए, लेकिन जो अपने पृथ्वीराज रासो पढ़ रहे हैं इनके प्रमुख राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। और इस जो महाकाव्य की ये जो नायिका हैं वह संयोगता हैं, जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम चामुंडा राय था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम क्या था? चामुंडा राय। पृथ्वीराज रासो की कथा सामान्य जीवन के वैभव एवं विलास की कथा है। तो पृथ्वीराज रासो की कथा कैसी है? सामान्य जीवन के वैभव एवं विकास की कथा है। पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा की रचना है। याद रखना, पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा की रचना है। इस कथा की शुरुआत में दिखाया गया है कि अलग अलग राजपूत और सामंत में किस प्रकार शत्रुता और मतभेद कायम है। देखो, आदिकाल का जो समय है उसमें राष्ट्रवाद का अभाव था, मतलब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, इस कारण वहाँ पर राष्ट्रभक्ति का जो है अभाव देखा जाता था। ये कथन इस बात की पुष्टि करता है
इस कथा की शुरुआत में दिखाया गया है कि अलग अलग राजपूत और सामंत में किस प्रकार शत्रुता और मतभेद कायम है। पृथ्वीराज सोमेश्वर का पुत्र था और उनकी माँ तोमर राजा अनंगपाल की बेटी थी। याद रखना, पृथ्वीराज के पिता का जो नाम था वो सोमेश्वर था, मतलब पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर के पुत्र थे और उनकी जो माँ है वह तोमर राजा अनंगपाल की बेटी थी। अनंगपाल की दूसरी बेटी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ। याद रखना, जो अनंगपाल हैं उनकी जो दूसरी बेटी है उनका विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ और जयचंद इन्हीं का पुत्र था। और जयचंद जो है इन्हीं का पुत्र था, क्योंकि पूरे जीवन काल में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच लगातार मतलब जो है मतभेद चलते हैं, युद्ध चलते रहते हैं। आगे हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो का कैमास वध और पद्मावती सर्ग दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो का जो कैमास वध है यह पृथ्वीराज रासो का भाग है। याद रखना, कैमास वध पृथ्वीराज रासो का सर्ग है और पद्मावती सर्ग दोनों ही ये बहुत प्रसिद्ध हैं। बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। याद रखना, बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इसे विशालकाय महाकाव्य कहा है। मतलब श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने इसे विशालकाय महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश कहकर पुकारा है। मतलब जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश कहकर पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। यहाँ मिश्र बंधु क्या लिखते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विषय के माफ़ी चाहूँगा डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। मतलब जो डॉक्टर बूलर जो हैं उन्होंने कश्मीर के जो कवि थे जयानक, उनकी एक रचना मिलती है, कवि जयानक की रचना मिलती है पृथ्वीराज विषय, वो सॉरी माफ़ी चाहूँगा बार बार यहाँ गलती हो रही है, पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। याद रखना, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का जो कथन है बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है, ये अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ बीशल देव रासो को माना है। याद रखना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे इन्होंने वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसको माना है? बीशल देव रासो। ये बीशल देव रासो की रचना जो है नरपति नाला जी ने की थी। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की प्रामाणिकता के बारे में। तो देखना, कुछ विद्वानों ने इसको प्रामाणिक माना है, कुछ ने अर्ध प्रामाणिक माना है, वो अप्रामाणिक माना है और कुछ ने अर्ध प्रामाणिक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड, ये जो हैं ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। कौन कौन है? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड।
पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले जो विचारक हैं उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, श्यामल दास और हीराचंद ओझा और भूलर। याद रखना, अप्रामाणिक मानने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, श्यामल दास, हीराचंद ओझा और भूलर। नेक्स्ट हम बात करें अर्ध प्रमाणिक की, तो मुनि विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, इन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य को अर्ध प्रमाणिक माना है। अब है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य कैमासवध। आइए जानते हैं कैमासवध के बारे में। कैमासवध चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो का एक अध्याय है जिसमें पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने मंत्री कैमास का वध करने की कहानी है। तो याद रखना, कैमास पृथ्वीराज चौहान के मंत्री थे जिनका वध जो है पृथ्वीराज चौहान ने किया। कैमास का वध पृथ्वीराज के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों के साथ साथ उनके न्याय और कर्तव्य की भावना को दर्शाता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, कैमास का वध पृथ्वीराज के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों के साथ साथ उनके न्याय और कर्तव्य की भावना को दर्शाता है। कैमास पृथ्वीराज का एक मंत्री है जिसे पृथ्वीराज ने अपने विरह और अपमान से आहत होकर अपने ही राज्य में आखेट के लिए भेज दिया था। आखेट माने शिकार होता है। कैमास पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में राज्य के प्रशासन में कुछ गड़बड़ियां करता है जिससे पृथ्वीराज को गुस्सा आ जाता है और पृथ्वीराज कैमास का वध कर देते हैं। तो कैमास का वध किस कारण होता है, याद रखना, कैमास पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में राज्य के प्रशासन में कुछ गड़बड़ियां करता है जिससे पृथ्वीराज को गुस्सा आ जाता है और पृथ्वीराज कैमास का वध कर देते हैं। कैमास की स्त्री अपने पति के वध से दुखी होकर उनके शव के साथ चिता पर चढ़ जाती है और आत्मदाह कर लेती है। मतलब कैमास की जो स्त्री है वह अपने पति के वध से दुखी होकर उनके शव के साथ चिता पर चढ़ जाती है और आत्मदाह कर लेती है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की नायिका संयोगता। अब पढ़ते हैं हम नायिका संयोगता के बारे में। इस वीडियो को देखकर आपको अधिकांश प्रश्न जो है याद हो जाएंगे, आप देखते रहिए। पृथ्वीराज रासो की नायिका पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगता है। याद रखना, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, उसकी जो नायिका है वह पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगता है। संयोगता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी है, जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। संयोगता स्वयंवर पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण भाग है। याद रखना, एक मिनट, हाँ, संयोगता स्वयंवर पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें बताया गया है कि कैसे पृथ्वीराज ने संयोगता का अपहरण कर लिया। और जब पृथ्वीराज ने संयोगता को अपहरण किया तो संयोगता ने पृथ्वीराज के साथ गंधर्व विवाह किया। भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में संयोगता हरण को गिना जाता है और पृथ्वीराज की 13 रानियों में संयोगता अति रूपवती थी। तो याद रखना, भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में संयोगता हरण को गिना जाता है। आइए अब देखते हैं अगली स्लाइड। पृथ्वीराज रासो की महाकाव्य की नायिका संयोगता। तो संयोगता के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। संयोगता को तिलोत्तमा, कांतिमती और संयुक्ता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। याद रखना, जो संयोगता है उनको तिलोत्तमा, कांतिमती, संयुक्ता इन नामों से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो काव्य के संयोगता स्वयंवर नाम के खंड में उल्लेख है कि संयोगता पूर्व जन्म में रंभा नामक अप्सरा थी।
याद रखना, पृथ्वीराज रासो काव्य के संयोगता स्वयंवर जो खंड है उसमें है उल्लेख है कि संयोगता कौन थी। संयोगता पूर्व जन्म में रम्मा नाम की अप्सरा थी। कसी ऋषि के शाप के कारण वह संयोगता के नाम से पृथ्वी पर अवतरित हुई। मतलब जो कसी ऋषि थे उन्होंने संयोगता को, जो पिछले जन्म में रंभा थी, उनको श्राप दिया, तो इस जन्म में जो है वह पृथ्वी पर अवतरित हुई। संयोगता जब यौवन को प्राप्त हुई उस समय संपूर्ण भारत में पृथ्वीराज की वीरता की चर्चाएं हो रही थीं। संयोगता ने जब पृथ्वीराज की वीरता की कथा सुनी तब वह पृथ्वीराज के प्रेम पास में बंध गई, और प्रेम शास्त्र में ऐसी कन्याओं को मुग्धा कहा जाता था। याद रखना, संयोगता ने जब पृथ्वीराज की वीरता की कथा सुनी तब पृथ्वीराज के प्रेम पास में बंध गई, और इस प्रेम पास में ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? मुग्धा कहा जाता था, मुग्धा नायिका। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, संयुक्ता स्वयंवर की कथा चल रही है। इसमें अगला पॉइंट है, मुग्ध संयोगता के हृदय में प्रेम के विषय में जब जयचंद को संज्ञान हुआ तो वह अन्य राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उद्यत हुआ, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संबंध वैमनस्यपूर्ण थे। उसके बाद जयचंद ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के अंत में संयोगता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर के अवसर पर उसने संपूर्ण भारत के सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, परंतु पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया। मतलब जो राजा, कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, संयोगता के पिता, उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और इस यज्ञ के बाद मतलब जो है उन्होंने अपनी पुत्री संयोगता के लिए स्वयंवर की तैयारी की विवाह के लिए। तो उस स्वयंवर में जो है जयचंद ने भारत के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा, परंतु पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा। पृथ्वीराज का इस प्रकार अपमान करने पर भी जयचंद संतुष्ट नहीं हुआ, अतः उसने लोहे से पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर प्रस्थापित कराई। मतलब जो जयचंद है उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज की जो मूर्ति है, लोहे की मूर्ति, उसे बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर प्रस्थापित कर दी। परंतु स्वयंवर के समय संयोगता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहनाई। संयोगता क्या करती हैं, जब स्वयंवर होता है तो वह उस पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति को ही वरमाला पहना देती हैं। इसके बाद आगे है, द्वार पर स्थित संयोगता जब पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना रही थी, उसी समय पृथ्वीराज ने प्रसाद महल में प्रवेश किया, और पृथ्वीराज ने संयोगता को अश्व माने घोड़े के ऊपर बिठाकर और दिल्ली चले गए। साथियों, ये चित्र भी हमने बनाने का प्रयास किया है ताकि आपको इन चित्रों के माध्यम से ये कथा स्मरण में रहे। आगे है, पृथ्वीराज 100 योद्धाओं के साथ कन्नौज पहुंचे और संयोगता के साथ भाग गए। उनके 2/3 योद्धाओं ने कन्नौज सेना के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिससे उन्हें संयोगता के साथ दिल्ली भगाने में मदद मिली। हाथी इस युद्ध में काफ़ी रक्तपात हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की काफ़ी ज़्यादा योग्य मंत्री बहुत सारे मारे गए थे। दिल्ली में पृथ्वीराज अपनी नई पत्नी पर मोहित हो गए और अपना अधिकांश समय उनके साथ बिताने लगे। उन्होंने राज्य के मामलों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। याद रखना, उस समय दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज चौहान संयोगता के प्रेम में मोहित थे, उनको होश में लाने का प्रयास किया, माने समझाने का प्रयास किया। अगला अब हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का रेवा तट, माने जो रेवा नर्मदा नदी का ही प्राचीन नाम है, आप ये भी याद रखना। तो इसको देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में रेवा तट 27वां सर्ग है। याद रखना, जो रेवा तट है वो कौन सा सर्ग है? 27वां सर्ग है।
जो पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच रेवा तट माने नर्मदा नदी पर हुए संघर्ष का वर्णन करता है। ये शहाबुद्दीन गौरी जो है मोहम्मद गौरी का ही नाम है, आप ये समझ सकते हैं। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान जब रेवा तट पर आखेट के लिए जाते हैं, रेवा तट माने नर्मदा नदी के तट पर, आखेट माने शिकार के लिए जाते हैं, तो मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और उनकी सेना को अलग अलग करके पृथ्वीराज को पराजित करने का प्रयास करता है। पृथ्वीराज चौहान को सेनापति चामुंडा, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान है उनके सेनापति का नाम चामुंडा राय है, जो देवगिरी को जीतने के बाद अपने राजा की प्रशंसा करता है। चामुंडा राय पृथ्वीराज को बताता है कि रेवा माने नर्मदा नदी के किनारे ऐरावत हाथी के साथ साथ अन्य हाथी भी पाए जाते हैं। तो याद रखना ये आखेट के लिए क्यों आए थे, क्योंकि चामुंडा राय बताते हैं कि रेवा तट पर माने नर्मदा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के साथ साथ अन्य हाथी भी पाए जाते हैं। ये ऐरावत हाथी साथियों ये इंद्र के हाथी का नाम था, जो प्राचीन कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे, वो आश्चर्य से पूछते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए चंद्रवरदाई लिखते हैं कि हिमालय के पास बहुत बड़ा बट वृक्ष था। बट वृक्ष योजन तक फैला था। एक दिन हाथी इधर उधर घूम रहे थे और बट वृक्ष की शाखा तोड़ दी और ऋषि दुर्गतपा का आश्रम तहस नहस कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने हाथियों को श्राप दे दिया। इसी कारण हाथी अपनी गति से कम हो गए। तब से मनुष्य हाथी को अपनी सवारी बनाता है। चंद्रवरदाई आगे बताते हैं कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड खेला करता था। उसी वन में पालकाव्य ऋषि रहते थे। उन्हें हाथियों से ज़्यादा प्रेम था। तो याद रखना पालकाव्य ऋषि को जो है हाथियों से ज़्यादा प्रेम था। पृथ्वीराज ने कवि से पूछा इतना प्रेम का क्या कारण था। तब कवि चंद्रवरदाई ने बताया कि एक बार ब्रह्मर्षि घोर तपस्या कर रहे थे। यह सब देखकर देवता डर गए, मतलब देवता जो इंद्र थे वह डर गए और उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए अप्सरा रंभा को उनके पास भेजा। ये अप्सरा रंभा वही है जो संयोगता का पुराना जो जन्म था। ऋषि ने उनको हथनी होने का श्राप दे दिया। किसको? रंभा को। और उस हथनी से पालकाय मुनि का जन्म हुआ, माने उसी हथनी से पालकाय मुनि का जन्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी का युद्ध। हाँ, उसी का वर्णन ये चल रहा है साथियों। लेकिन इतिहास की माने तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है पहला युद्ध तराइन में 1191 ईस्वी में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में जस्ट अगले वर्ष हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और इतिहासकारों का मानना है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी ने कर दी थी। लेकिन कवि चंद्रवरदाई लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया, हत्या नहीं की थी। क्या किया था? कैद किया था। और उनको गजनी अपने साथ में ले गए। वहाँ मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया। याद रखना ये इस घटना का वर्णन जो है केवल कवि चंद्रवरदाई करते हैं, बाकी इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। लेकिन कवि चंद्रवरदाई कहते हैं कि जो मोहम्मद गौरी थे वो पृथ्वीराज चौहान को कैद करके जो है अपने साथ गजनी ले गया। और उस समय कवि चंद्रवरदाई भी मतलब गए हुए थे उनके साथ में आगे। और इसी समय मतलब ये प्रसिद्ध पंक्ति कही जाती है कि पुस्तक जलहड़ हत दे चली गजन रपकाज,
माने ये जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक महाकाव्य जो लिख रहे थे कवि चंद्रबरदाई, इसको उन्होंने अपने पुत्र जलहड़ के हाथ में दिया इसको पूरा करने के लिए। और वे कहाँ चले गए, जो है कवि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों मोहम्मद गौरी के साथ कहीं नहीं चले गए। आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान आँखों पर पट्टी बांधकर तीरंदाजी करने के लिए मशहूर थे। मतलब जो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में आपने सुना होगा कि ये शब्दवेणी बाण चलाते थे। शब्दवेणी बाण का मतलब है कि आँखों पे पट्टी बांधकर और तीरंदाजी करना, मतलब ध्वनि की आवाज़ को सुन करके तीर चला देना। तो इस प्रकार के सटीक निशाने के लिए जो है पृथ्वीराज चौहान जी प्रसिद्ध थे। यह निशाने की बात पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताई। मोहम्मद गौरी भी इस प्रकार की तीरंदाजी को देखने के लिए लालायत हो उठा और इस पर मतलब जो है जैसे ही तीरंदाजी शुरू होती है तो जो मोहम्मद गौरी जो सुल्तान भी उनको वो पद रहता था उस टाइम, तो वो ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो कवि चंद्रबरदाई ये पंक्ति पढ़ते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, मतलब कितना, 4 बांस के बराबर ऊंचाई है, 24 गज है और अंगुली अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। बताया जाता है कि चंद्रबरदाई जी ने इस पंक्ति को कहा और पृथ्वीराज चौहान ने जो है इस अंदाज के आधार पर तीर छोड़ा जो सीधा जो है मोहम्मद गौरी को लगा और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये लिखा भी है, प्रदर्शन के दौरान पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की आवाज़ की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला और कुछ समय पश्चात पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। लेकिन इतिहासकार इस घटना को जो है सही नहीं मानते हैं। साथियों शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और जो भी विद्यार्थी नेट, JRF, TGT, PGT या किसी भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी विषय से करना चाहते हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपको बहुत सारी वीडियो चित्रों के माध्यम से और बहुत सारे प्रश्नों को जो है कंप्लीट करवाएंगे। इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथियों धन्यवाद।